fertility and the effect of hormones on this fertility. So in my talk, I will take your questions also, लेकिन मैं basically 6-7 points cover करूँगी. The first of these is कि एक couple जो fertility के लिए या उनको fertility का problem आता है, तो उन्हें किस वक्त और किस को कंसल्ट करना चाहिए, यानी when to seek help, मदद कब ढूंढनी चाहिए. Secondly, जो मेरे ख्याल में बहुत ही important message है जो मैं आज दूंगी, that will be the 3 factors for fertility. मेरे ख्याल में अगर ये 3 factors आप सबके जहन में हो, तो आप अपने जानने वालों को भी हेल्प कर सकते हैं, and it will help you to get real true guidance. तीसरा फैक्टर जो है वो हम हार्मोन डिस्टर्बेंसेस इनफर्टिलिटी डिस्कस करेंगे. फोर्थली एक अप्रोक्सीमेट मैनेजमेंट प्लान, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कहाँ दवाई नहीं लेनी, यानी व्हेन नॉट टू टेक द ओवुलेशन इंडक्शन, और जो टेस्ट हैं उनके हवाले से जो लोगों के जहन में कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं उसको क्लियर करूंगी. एंड लास्टली आई विल टेल यू कि एक टाइम फ्रेम के साथ व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर एनी गिवन सिचुएशन, और I hope that will be a very informative discussion. So starting with the first point, हमारा जो है which is when to seek help. तो इसके बारे में कुछ confusion भी होती है, और कुछ ये भी होता है कि बुक एक जो हमें मेडिकल बुक्स कहती हैं, they say कि जी आप any couple will have a 80% chance कि वो फर्स्ट ईयर में कंसीव कर जाएगा. So typically बुक्स कहते हैं कि जी आप 1 साल तो वेट करें, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर आप मेडिकल हेल्प लें. मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि दिस हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कपल एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी ही लेट एज में होती है, यानी एक लड़की की शादी 18 इयर्स की एज में होती है, या किसी की शादी अगर 30s में चल के होती है, तो ऑब्वियसली कि दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं, और दोनों सिनारियोज में आप 1 साल वेट नहीं करना चाहेंगे. सो वन इज द एज ऑफ द स्पेशली द फीमेल पार्टनर. सेकेंडली किसी बच्ची की माहवारी का पैटर्न कैसा है, यानी आया कि उसको महीने के महीने माहवारी आ रही है या उसकी माहवारी इरेगुलर है. कई बच्चे हैं जिनको 3-3 महीने 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे होते, तो उन्हें तो बल्कि चाहिए कि वो शादी से पहले ही इसको क्लैरिफाई करवा लें, क्योंकि डेफिनेटली उनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है. थर्डली एक आप कॉमन हमारी सोशल सिचुएशन में देखते हैं कि कई हस्बैंड कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें मियाँ से बाहर काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में है, जॉब के सिलसिले में वाइफ कई दफा ज्वाइन कर पाती है, अक्सर यहीं पे रह रही होती है, फैमिली यहाँ पे सेटल्ड है, तो उस हस्बैंड ने विजिट ही साल शादी के वक्त 2-3 महीने के बाद चले जाएगा, उसके बाद साल बाद चक्कर लगेगा, मे बी 1-2 माह का. तो उन्हें हम ऐसे 1 साल का गैप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज देयर सिचुएशन इज सच कि किसी बच्ची का अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हुआ है शादी से पहले, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, उसे भी हमें जरा जल्दी एड्रेस कर लेना चाहिए. और लास्टली सोशल प्रेशर, सबसे बड़ी चीज कि किसी फैमिली में इतनी ख्वाहिश होती है बच्चों की, और वो जब बच्ची लड़की है वो इतने दबाव में आ जाती है कि जी 3 माह गुजर गए और जो साथ वाले कजन की शादी हुई थी या जेठानी का प्रेग्नेंट हो गई और मैं नहीं प्रेग्नेंट हुई. तो इन सारे इश्यूज में उनको लिए सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि जी आप क्योंकि 80% लोग कंसीव कर जाते हैं 1 साल में, तो आप वेट करें. So according to their situation, we are there to help them and to guide them. So I would even say कि शादी से पहले अगर किसी को कंसर्न हो, बच्ची की शादी का प्लान है और आप लोग नोटिस करते हैं कि जी उसके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, आमतौर पे बच्चियों का वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल ज्यादा हैं, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में देयर इज नो हार्म, जहाँ शादी की इतनी तैयारियां कर रहे होते हैं, तो एक विजिट कंसल्टेशन अबाउट द फर्टिलिटी इश्यूज, जिसमें डॉक्टर्स would do just non-invasive जैसे blood tests और ultrasound, and the situation would be clarified कि there is कोई concern की वजह है भी या नहीं, और अगर होगी तो how best to address it. Maybe just सिर्फ weight reduction और change in
lifestyle may be enough. So fertility के जो second हमारा message था, 3 factors for fertility. I'm trying to look at the questions also. तो किसी ने पूछा है कि egg mature नहीं होता. अभी हम egg की बात करते हैं. So the 3 factors for fertility, 3 important factors. ये याद रखिएगा. One is the ovulation, यानी अंडा बनना. Second is the sperm, यानी जो सीमन है, मर्दाना जो जरासीम है. And third is कि चूहे या रास्ते में रुकावट ना हो. So अगर आप बड़े सोचें कि नेचर तख्लीक कैसे करती है, तो आपको पता है कि जो तख्लीक का अमल है वो तो अल्लाह की तरफ से है, और हमने मेडिकल साइंस में उसको सिर्फ समझने की कोशिश की है कि ये कैसे होता है. तो हमें जो अब तक समझ आई है वो ये है कि जो अंडा है वो ओवरी में बनता है, और अगर आप किसी का खातून का पेट यूं खोल के देखें तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि देयर आर टू ओवरीज या 2 अंडेदानी होती हैं जो पेट के अंदर होती हैं. तो हर महीने राइट या लेफ्ट ओवरी में जब से माहवारी शुरू होती है ये अंडा बनने का अमल शुरू हो जाता है. और इसमें अच्छी बात यह है कि ये एग जो है ये देखा जा सकता है. सो ओवुलेशन का टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है. इट इज जस्ट एन अल्ट्रासाउंड, विच इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट. आप एक बच्ची का भी करवा सकते हैं, आप इसको 2-3 दफा भी करवा सकते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में ये है कि टाइमिंग ऑफ द अल्ट्रासाउंड, बिकॉज जैसे आपको पता है कि जो 14वीं का चांद है वो 14वीं को ही नजर आएगा. तो आप अगर उसको उससे आगे या पीछे देखने की कोशिश करेंगे तो वो नजर नहीं आएगा. सो अगर किसी का 28 डे साइकिल है, यानी उसकी माहवारी महीने के महीने आती है, तो उसमें जो अंडा बनता है नजर आएगा वो मिड साइकिल पर, यानी अप्रोक्सीमेटली 12वें, 13वें, 14वें दिन पे एग नजर आएगा. एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बस जितना हम पढ़ते हैं हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है कि जो एग है वो हर महीने अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, या राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पे 7-8 अंडे बनने शुरू होते हैं. लेकिन उनमें से एक ही अंडा है जो मैच्योर हो पाता है, जो सही साइज का अंडा बनता है. और उसको जब हम मेजर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये 18 या 20 mm का फॉलिकल बनना चाहिए. और जो मैं अभी सवाल देख रही हूँ वो इसी नौयत पे आ रहा है कि जी अगर एग अच्छा नहीं बन रहा, 2 साल गुजर गए हैं और एग का साइज छोटा है, तो इसको हेल्प आउट करने के लिए, एग बनाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए सिंपल मेडिकेशन है जो हम स्टेप वाइज शुरू करते हैं. और उस मेडिकेशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी दें डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी दें, पड़ोसी से नाम पूछ के ना शुरू कर लें, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सी खवातीन देखी हैं जो नेबर्स के कहते हैं कि जी हमने ये दवाई खाई थी, प्रेग्नेंट हो गए. वो खातून खुद ही शुरू कर देती हैं, उन्हें कोई बैकग्राउंड नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि इसको आगे मॉनिटर कैसे करना है, कितनी डोज में लेनी है, एग को किस वक्त देखना चाहिए कि बना है कि नहीं. सो अनसुपरवाइज ना ली जाए, लेकिन हस्बे जरूरत ये दवाई दी जा सकती है. और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट, जो सेकेंड फैक्टर हमें चेक करना था, बिकॉज मैं कपल्स को जब काउंसिल करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये एक टीम वर्क है, यानी एक हस्बैंड और वाइफ का मिलके एक बच्चा बनना है. तो उसमें आप समझिए कि अगर 100 नंबर का बच्चा है तो 50 नंबर वाइफ के हैं और 50 नंबर हस्बैंड के हैं. तो आप अगर सिर्फ वाइफ के ही टेस्ट कराते नहीं तो बाकी के 50 नंबर का तो हमें पता ही नहीं कि उसकी क्या सिचुएशन है. सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज द स्पर्म्स का चेक करना, दैट इज द सीमन एनालिसिस, दैट इज इजीली अवेलेबल. कोई भी स्टैंडर्ड की लैब, आई वुड नेम वन और द अदर, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड लैब है उसमें यूजुअली दे वुड से कि 3 से 5 दिन का वक्फा हो. और हस्बैंड का इतना सिंपल टेस्ट है जैसे पेशाब चेक कराना, यानी सीमन एनालिसिस, तो वो चेक जरूर होना चाहिए ताकि हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो. और उसमें जो इजी टू रीड रिपोर्ट होती है. एंड 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर कि टोटल स्पर्म्स की तादाद कितनी है, यानी स्पर्म काउंट, टोटल स्पर्म्स की हरकत कितनी है, मोटिलिटी, स्पेशली प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी, वो हरकत अच्छी कर रहे हो, स्विमिंग अच्छी करते हो. और थर्ड थिंग इज दी मॉर्फोलॉजी,
यानी उनकी बनावट अच्छी हो, नॉर्मल बने हो. सो अगर आप लोगों को मैं गाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप समझें कि 50% पासिंग मार्क्स हैं, 80% इज ए ग्रेड. तो ये भी तकरीबन इसी तरह है. 80 मिलियन काउंट, 80% एक्टिव, 80% नॉर्मल, आला, कोई हेल्प की जरूरत नहीं. दैट्स अ वेरी गुड रिपोर्ट. अगर 50-50 आ रहा है तो 50 पे भी पास तो आप हैं. So she would still become pregnant. Even 30% तक 30% भी रियायती पास होता है. So even up to 30% it's possible कि वो कंसीव कर जाएगी. लेकिन हम ताकत बढ़ाने के लिए we can give different micronutrients जिसमें मुख्तलिफ vitamins, zinc, vitamin E, B complex वगैरह शामिल हैं. And specifically अगर किसी को शुगर है, हस्बैंड को या ब्लड प्रेशर है या he is on any other medication, occupational hazards, उनका भी सोचना चाहिए. So couple has to be seen together. दोनों पार्टनर्स को evaluate करना चाहिए in terms of ovulation and in terms of the husband's sperms. और अगर इनकी क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री हो, और इसमें कोई शर्त नहीं कि हम एक साल तक इनकी तरफ देख ही नहीं सकते. We can see depending on के कपल की कितनी ख्वाहिश है. We can look at this earlier also because इसमें क्या हार्म है. एक सीमेन एनालिसिस है, एक अल्ट्रासाउंड है on the mid cycle, day 12 to 14 अल्ट्रासाउंड स्कैन. अच्छा, अब तीसरी चीज जिस पे लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं और कई दफा डॉक्टर्स एडवाइस भी नहीं करते क्योंकि वो शायद खुद नहीं समझ रहे होते या वो क्योंकि करते ही नहीं तो वो बताते भी नहीं इस टाइप की बात कि अगर ये दोनों चीजें ठीक आ रही हैं और डिले हो रहा है इन प्रेगनेंसी. सो द थर्ड थिंग टू लुक एट, द तीसरा फैक्टर जो मैं कह रही थी, दैट इज द ट्यूब्स. बेसिकली अगर आप इसी चीज पे दोबारा गौर करें तो जो अंडा है वो पेट के अंदर बन रहा है, इन द ओवरी. जो स्पर्म्स हैं दे आर गोइंग टू बी इन द वेजाइना. यहां से स्पर्म्स ने स्विम करके दे आर गोइंग टू मूव थ्रू द यूट्राइन कैविटी. अभी अल्लाह का मैकेनिज्म है, इसी तरह से प्रेगनेंसी शुरू होती है. यहां से एग रिलीज होगा, जब वो मैच्योर होगा इट विल एंटर दिस ट्यूब. ट्यूब आपको नजर आ रही है और एक्चुअली प्रेगनेंसी ट्यूब में शुरू होती है. मैं अपनी पेशेंट्स को समझाती हूँ कि ये स्पर्म में स्विम करके यहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ से अंडे ने निकलने के ट्यूब में एंटर होने हैं और इस ट्यूब में बच्चा बनना शुरू होगा और फिर वो अल्लाह की कुदरत के वो वापस आके इस यूट्रस में प्रेगनेंसी बैठ जाएगी या इम्प्लांट हो जाएगी. सो दिस इज द वे प्रेगनेंसी अकर्स. अब अगर एग भी बन रहा है, स्पर्म्स भी ठीक हैं, तो फिर ये प्रेगनेंसी शुरू क्यों नहीं हो रही? सो देन वी हैव टू लुक एट द ट्यूब्स. अच्छा, पेशेंट्स को मैं कहूँ कि ट्यूब्स चेक करा दें. जी सुने उसमें बड़ी तकलीफ होती है, सुना है कि जी उसके बाद तो बच्चा होता ही नहीं है, वो तो आखिरी टेस्ट है, जैसे खुदा ना खास्ता कैंसर हो जिसकी आखिरी ट्रीटमेंट हो. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो द ट्यूब्स, दोबारा समझाऊं कि it is essential to look at the patency of the tubes. मैंने देखा है कि लोग साल वेस्ट कर देते हैं without checking this third factor which is very essential. इसके बारे में मिसकंसेप्शंस होती हैं कि जी पता नहीं क्या होगा. एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कितना सिंपल है. पेशेंट्स कहती हैं कि जी आप चेक कर रही हैं ना तो आपको पता नहीं चल रहा कि ट्यूबें ठीक हैं, या मुझे फलाने डॉक्टर ने कहा था अल्ट्रासाउंड करके कि जी आपके ट्यूब्स तो ठीक हैं. तो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जी मुझे जो चेक कर रही हूँ उसमें मुझे ट्यूब्स की पेटेंसी का आइडिया नहीं हो सकता, और अगर कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं बता सकता. ये तो इसी तरह है कि हम कोई पानी, या तो आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो मुझे पता चले कि आपकी ट्यूब्स ठीक है. सेकंड ये कि आपकी जो हम कोई पानी बच्चेदानी के मुंह में रखें यहाँ पे, और वो पानी अगर पेट के अंदर पहुंच जाए तो डेफिनेटली इसका मतलब है ट्यूब्स काम कर रही हैं. सो वन वे ऑफ डूइंग इट इज एन एक्सरे. इट्स एन आउटपेशेंट प्रोसीजर. इट टेक्स 10-15 मिनट्स. उसी वक्त रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी. एंड ये ट्यूब्स एक्चुअली इतनी मोटी नहीं है जितनी आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है. ये बिल्कुल धागे की तरह बारीक होती हैं, जैसे बाली का कुंडा हो. सो उसकी पेटेंसी का आइडिया शो यू एन एक्सरे जिसमें सफेद रंग की डाई हमने इंजेक्ट की है. आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, लेकिन दिस इज द एक्सरे जिसमें ये व्हाइट रंग की डाई यूट्रस में गई है और यहाँ से धागे की फॉर्म में ये दवाई उसमें से निकल के पेट के अंदर ये जो सफेद डाई पहुंच गई है, और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी पहुंच गई है. तो ऑब्वियसली ये पेट के अंदर अगर दवाई पहुंच गई है तो दैट मीन्स कि द ट्यूब्स आर पेटेंट और देयर इज नो फिजिकल obstruction, so we can carry on with our medical management. और अगर इसमें पिक्चर क्लियर ना हो बिलफर्ज, यानी एक्सरे में ट्यूब्स ब्लॉक लगे या अच्छी पिक्चर ना मिले,
तो then the gold standard test, which is also not so difficult, is laparoscopy, जिसको आम जुबान में कैमरे वाला टेस्ट भी कहते हैं. और उस कैमरे वाले टेस्ट में आप पेशेंट रिक्वायर्स एनेस्थीसिया, इट कैन बी डन एज अ डे प्रोसीजर. आप नाव के जरिए यहाँ से, जैसे आप समझिए कि आप कमरे में घुसे ना, लेकिन एक सुराख से झांक के देख लें. सो यू पुट इन अ ट्यूब विच इज, जितना मेरा ये पेन है इतनी सी थिकनेस की ट्यूब है, जो नाव के जरिए डालनी है, जिसमें मरीजा सो रही होगी. उसके पीछे एक मैग्नीफाइंग लेंस है और लाइट सोर्स है. सो एक्चुअली देन इट्स नॉट जस्ट कि हम एक्सरे देख रहे हैं, हम एक्चुअली पेट के अंदर देख रहे हैं. और असिस्टेंट एक पर्पल रंग की डाई डालता है एंड यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज कि अच्छा जी ये यूट्रस है, ये ओवरीज हैं, इनमें अंडा बना है, और डाई जो हमारी ट्यूब्स हैं वो खुली हुई हैं और हमारी सब कुछ ठीक है. सो दैट्स 100% जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट विच इज लेप्रोस्कोपी. अगर ड्यूरेशन इनफर्टिलिटी की आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और 5 साल हो गई है, तो देन आई वुड एडवाइज कि ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए. या अगर एक्सरे में सही अंदाजा नहीं हो रहा तो भी लेप्रोस्कोपी करवा लेनी चाहिए. So the third point which we were going to cover is the hormonal basis of this fertility, and I'm trying to look at the questions. So अभी तक तो यही हो रहा है कि questions इसी से मुतालिक आ रहे हैं जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. So the third factor was ovulation and hormones, fertility and hormones. अच्छा, उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि जो ये ओवुलेशन का कंट्रोल है या जो मास्टर कंट्रोल है, दिस इज इन द माइंड, ये ब्रेन के अंदर है, जो अक्सर लोग नहीं समझते. तो जो आपकी दिमाग की तह में वो हार्मोन्स बनते हैं जो जाकर ओवरीज पे इफेक्ट करते हैं, और ओवरीज में एग उन हार्मोन्स के ज़ेरे इन्फ्लुएंस बनता है. और वो हार्मोन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं. दे आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH, and they are luteinizing hormone which is LH. ये दोनों हार्मोन्स का एक तनासुब चलता है, एक बैलेंस होता है, तो उससे ओवुलेशन होती है. अगर किसी पेशेंट के साइकिल रेगुलर है, यानी माहवारी महीने के महीने आ रही है, तो फिर हमें इतने एक्सपेंसिव हार्मोन्स करवाने की आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जिन मरीजों में माहवारी का सिस्टम ही डिस्टर्ब है, यानी उनको पीरियड्स इरेगुलर हैं, ओवरड्यू हैं, 2-2, 3-3 महीने नहीं आते, ज़हन में रखिएगा कि 28 डे का साइकिल हम कहते हैं, इसमें प्लस और माइनस 7 डेज नॉर्मल है. यानी हो सकता है किसी का साइकिल 21 डेज का हो और किसी का साइकिल 35 डेज का हो, यानी प्लस 7 डेज. लेकिन इससे ज्यादा अगर ऊपर जाता है तो देन वी शुड इन्वेस्टिगेट दीज हार्मोन्स. और एक साइड एक्सेस ऑफ हार्मोन्स जो है वो थायराइड और एड्रीनल्स का भी है, जो हम चेक करवाते हैं, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन. तो ये 4-5 हार्मोन्स हैं. एक्सपेंसिव तो मैंने कहा है, पर इतने भी नहीं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1000-1500 पर हार्मोन टेस्ट का होता है. और अगर रिक्वायर्ड हो तो हम ये हार्मोन्स करा सकते हैं. और अगर हमें कोई PCO वाली पिक्चर हो कि वेट गेन है और वजन बढ़ रहा है और शायद मेटाबॉलिज्म में भी डिस्टर्बेंस है, तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल एंड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल भी हम करवा सकते हैं. सो दीज आर सम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस व्हिच विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑल फीमेल पेशेंट्स, बट दे वुड बी रिक्वायर्ड इन पेशेंट्स जिनके पीरियड्स या साइकिल इरेगुलर है और साथ में उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है. और यूजुअली इन पेशेंट्स में वेट गेन भी होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, यानी चेहरे पर बाल, थिक बाल, स्किन की डिस्टर्बेंस और इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी. तो उनको हमने मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी फैक्टर्स, वजन कम करें. लेकिन कई दफा वो बेचारे काफी कोशिश कर रहे होते हैं और उनका वजन कम नहीं हो रहा होता. तो वी कैन हेल्प देम आउट अगर हम उनके हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करें और उनके साइकिल को भी साथ रेगुलेट करें, और इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स लाइक ग्लूकोफेज और मायोफोलिक वी वुड गिव देम. तो ये सारी चीजें जब हम सप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट विल इम्प्रूव एंड शी विल कंसीव. एंड आई हैव सीन के 99% पेशेंट्स कंसीव कर ही जाते हैं, और कुछ होते हैं जो हम कहते हैं कि जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. कुछ जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करते हैं. द फोर्थ थिंग विच आई वांटेड टू कवर वाज द मैनेजमेंट प्लान. कि आप अगर किसी का आपको कोई मैनेजमेंट प्लान देते हैं, अब तो आप खुद सब इतने एजुकेट हो गए हैं, तो यू शुड क्वेश्चन हमारे 3 फैक्टर्स में से आप किसको हेल्प कर रहे हैं. द मेल फैक्टर या सीमन की क्वालिटी, ओवुलेशन या ट्यूबल फैक्टर.
ठीक है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ये दवाइयां देने का कोई फायदा नहीं कि आप ताकत की दवाइयां देते जाएं जब तक कि रास्ता नहीं खुलेगा। So either the tubal patency has to be restored by laparoscopic surgery या open surgery, या in certain cases अगर tubes damaged हैं तो IVF जो इन assisted reproductive techniques हैं, पेशेंट को उसके लिए टाइमली भेज देना चाहिए। उसके अलावा कई दफा ये भी होता है कि जी दोनों पार्टनर्स में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है, यानी स्पर्म्स की क्वालिटी भी थोड़ी कम है और एग भी थोड़ा वीक बनता है, तो हम दोनों को साइड बाय साइड ट्रीट करेंगे, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि प्रेगनेंसी अचीव हो। तो जब हम सारे फैक्टर्स को साथ साथ मिला के चलाएंगे तो इवेंचुअली जब सब कुछ इंप्रूव होगा, तो मैं पेशेंट्स को इससे एक्सप्लेन करती हूँ कि समझिए कि 3 पार्ट पजल्स के 3 पार्ट हैं, जब वो आपस में फिट हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और वो हमारी कोशिश होगी, आपकी भी कोशिश होगी, जो पेशेंट होगा वो भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फाइनली अल्लाह की मर्जी होगी, जिस वक्त वो यूं स्लाइड करके चीज आपस में फिट होगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी और टाइम मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए। एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ मैसेज देना चाहती हूँ कि जो सबसे कॉमन है ना, कि जो जिसके लिए कहते हैं कि जी ना जाओ, डॉक्टर्स दवाइयां बहुत देते हैं, कि बगैर इवेलुएट किए, बगैर कुछ पता लगाए अगर आप आते हैं और आपको भी दवाई लिख देता है कि जी आप ये दवाई ले लें और इससे आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। यूजुअली जो ये अंडा बनाने वाली दवाइयां हैं ये इस तरह से दी जाती हैं कि हर महीने अंडा नए सिरे से बनता है। समझिए कि जब हमारी आती है तो उस वक्त एक दफा टूट के लाइनिंग निकल जाती है और अगले महीने का नए सिरे से एक नया अंडा बनना शुरू होता है। उस वक्त यूजुअली माहवारी के दूसरे दिन से शुरू करके 5 दिन के लिए डिफरेंट डोजेस में 2-3 प्रेपरेशंस हैं जिनका मैकेनिज्म यही है कि वो अंडे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसकी हमने बात की थी वो उसको बढ़ाते हैं और उसकी वजह से बॉडी स्टिमुलेट होती है और वो जैसे मैंने कहा था कि जी एक अच्छा अंडा बनना चाहिए, उससे होता है कि 3-4 अंडे बन जाते हैं और कई दफा मतलब 8-10 बनने की बजाय मतलब आपके बहुत सारे एग्स बनने शुरू हो जाते हैं। उसका हार्म क्या होता है अगर उसकी जरूरत नहीं? उसका नुकसान ये है कि शॉर्ट टर्म में पेशेंट्स पुट ऑन वेट, उनका वजन बढ़ता है। सेकेंडली उनको ये नोजिया या मतली शुरू हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म में उसका बहुत नुकसान ये है कि आप ये ज़हन में सोचें कि ओवरीज में अंडों की एक मखसूस अमाउंट है, यानी आपकी ओवरी में जो एग्स हैं वो डिटर्मिन्ड होते हैं जिस वक्त एक बच्ची पैदा होती है कि उसकी ओवरी में कितने अंडे हैं। तो अल्लाह ने एक मैकेनिज्म रखा है कि हर महीने कुछ अंडे बनेंगे, तो जो फर्टिलिटी का टाइम पीरियड है वो 12 से लेके समझे लेट 40s तक चलेगा। अगर हम बम्बार्डमेंट करके बम मार के हर महीने बेशुमार अंडे बनाते जाएंगे तो उसकी वो ओवरीज जिन्होंने 40s तक काम करना था, हो सकता है हम उन्हें 30s में बर्न आउट कर दें, हम ओवरीज को एग्जॉस्ट कर दें दवाइयां दे के। इसी मैं तो पेशेंट्स को बहुत कॉशियस करती हूँ कि प्लीज आप ये दवाइयां गैर मुइना मुद्दत की तरह, हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ओवर द काउंटर दवाइयां मिल जाती हैं, लोग इररिस्पॉन्सिबली दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आती, वो एक दफा दवाई लिखवा जाती है और फिर खुद ही घर बैठी खाती रहती है। तो आप ज़हन में रखें कि ये कोई च्युइंगम या टॉफी नहीं कि आप खाते रहें, ये आपकी बॉडी के साथ एक बहुत बड़े इसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिसमें एक तो मैंने बताया कि खुदा ना खास्ता ओवरीज जिन्होंने काम करना था 50 तक और वो 40 में एग्जॉस्ट होके बर्न आउट होके आपके अंडे खत्म हो जाए। सेकंड जो उससे भी खौफनाक इसका साइड इफेक्ट है वो ये कि वर्ल्ड वाइड स्टडीज में प्रूफ हुआ है कि अगर आपके 12 महीने से ज्यादा लगातार दिए जाएंगे दवाई तो कैंसर ऑफ द ओवरी यानी अंडे दानी का कैंसर बन सकता है बिकॉज ऑफ दिस हाइपर स्टिमुलेशन विद दीज ड्रग्स जो खा के तो इनमें कैंसर भी बन सकता है। सो प्लीज अनसुपरवाइज ना लें। मैं अपनी पेशेंट को कहती हूँ आपके हस्बैंड की रिपोर्ट आप पहले देख लें, वो ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, दोनों फैक्टर्स ठीक हैं, एग में थोड़ी कमजोरी है, ठीक है आप एग बनाने वाली दवाई लें, लेकिन ये देख लें कि आपके हस्बैंड जो वो मिड साइकिल पे हैं ताकि वो आपका एग जाया ना जाए। सेकंड, अगर आपने दवाई ली है तो काइंडली अल्ट्रासाउंड करा के फॉलिकल को मॉनिटर करवाएं, अंधाधुंध दवाई ना लें। अगर आपका मिनिमल डोज पे यानी 5 टैबलेट्स पे 1 टैबलेट डेली फ्रॉम डे 2 टू डे 6 ऑफ द साइकिल आपका अच्छा अंडा बन रहा है तो आपको उसको दुगना करने की, तिगना करने की, 7 अंडे बनाने की, एक्स्ट्रा इंजेक्शन लेने की प्लीज कोशिश ना करें बिकॉज आप अपनी बॉडी को हार्म करेंगे। गो विद सिंपल मेडिकेशन,
go with supervised medication, go with scientifically approached medical treatment. कि इस दवाई प्रेगनेंसी तो अल्लाह ने देनी है ना, ये दवाई का तो यही काम है कि आप अच्छे साइज का एक एग बन जाए. तो अगर अच्छे साइज का एग बन रहा है तो उसके बाद आप अगली चीजों का सोचें, उसी दवाई को लगातार लेते ना जाएं साल हर साल. सो दैट इज वन मैसेज. सेकेंड वॉज कि जो लोग ये ट्यूब्स चेक करवाने से घबराते हैं. मैं उन्हें कहती हूँ कि जी आपके ट्यूब चेक करवा लें, और वो कहते हैं कि नहीं इसमें इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी. दैट इज नॉट सो. आपको जैसे मैंने दिखाया कि एक सिंपल एक्सरे है जो हम स्टेरलाइज्ड प्री पैक्ड डिफाइंड ट्यूब से करते हैं. पेन नहीं होती. पेन फ्री करने के लिए आप जेंटल हैंडलिंग करें, पेशेंट को रिलैक्स करें, उसको कोई रिलैक्सेंट या एनर्जेटिक दे दें. इवन हम लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं. जितना पेशेंट फील चाहे उतनी उसको पेन रिलीफ दी जा सकती है और डाई अंदर नजर आ जाएगी. अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं और इस टेस्ट के जरिए पता चल जाता है तो इस टेस्ट का कसूर तो नहीं है, वो तो वही सिचुएशन है, सिर्फ इससे मालूम हो जाएगा कि ट्यूब्स खुली हुई है या नहीं खुली हुई. और अगर कोई छोटा मोटा ब्लॉकेड हो, जैसे फ्लो बहुत अच्छी ना हो, तो एक दफा अच्छी तरीके से वॉश हो तो ट्यूबल पेटेंसी इज इंप्रूव्ड. और काफी सारी पेशेंट्स हमारी सिर्फ ये ट्यूब्स चेक कराने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं. नेक्स्ट टाइम जब उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है वो फिर आ जाती है कि जी आपने ट्यूब्स वॉश की थी, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, तो अब दोबारा कर दे वॉश. एग्जैक्टली ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट इज दिस थिंग कि आपको घबराने की या इसको डिले करने की जरूरत नहीं है टेस्ट को, कि आपको इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी इसलिए नहीं ट्यूबें चेक करानी. आपको ये समझना चाहिए कि जो सिचुएशन है उसको मालूम करना बेहतर है, क्योंकि जब हम डायग्नोज कर लेंगे तो हर चीज की कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगी. जैसे कहते हैं ना कि हकीकत को फेस कर लेना चाहिए. अगर आप उसको अवॉइड करेंगे और चीज की तरफ जैसे आंखें बंद कर लेंगे तो उससे सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी. आपको उसे आगे बढ़ के फेस करना है, जो भी चैलेंज होगा. अब तो इतना चैलेंज होता नहीं है, ट्यूबल फैक्टर इज नॉट ए मेजर फैक्टर, बट जिसमें हो तो इट कैन बी एड्रेस्ड और इट कैन बी सॉल्व. कम से कम आपके साल जाया नहीं होंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. और जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि ये जो ट्रीटमेंट प्लान है, मैं अपने पेशेंट्स को एक तो एजुकेट करती हूँ ताकि वो सबसे ज्यादा, एंड आई एनकरेज देम कि वो नेट पे भी जाके रीड करें, लेकिन उसको आके मुझसे डिस्कस कर लें. बिकॉज कई दफा जो नेट पे बातें दी होती हैं वो आप स्ट्रिक्टली अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बट आई कैन हेल्प यू और द डॉक्टर कैन हेल्प यू कि आप जो पढ़ते हैं, जो नॉलेज आप गेन करते हैं, उसको आपने अपनी सिचुएशन में, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे इंटरप्रेट करना है. और अपने ऊपर एनी आई एम देयर with my contact number, या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो you can come for consultation. Another thing I feel is कि इन कपल्स का बहुत टाइम वेस्ट होता है. वो एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई उन्हें फुल पिक्चर नहीं बताता कि जी ये पूरी प्रेग्नेंट होने तक ये चीजें हैं जो हमने वर्कआउट करनी है. इसमें जिस चीज में प्रॉब्लम आएगी उसको हमने एड्रेस करना है. हमने इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं रखना है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि जो फर्टिलिटी है उसका बेस्ट टाइम जो है दैट इज इन द 20s. यानी जो आपकी 19, 20, 25 तक फर्टिलिटी होगी वो स्पेशली फीमेल पार्टनर की वो 30s में नहीं होगी, और जो 30s में होगी वो 40s में नहीं होगी. तो हम उनकी साल जाया नहीं कर सकते. और जितनी फ्रस्ट्रेशन इन कपल्स में डेवलप होती है, जितनी डिप्रेशन होती है, जितना स्ट्रेस होता है, सो आई थिंक कि मैं उनको हमेशा एक टाइम लाइन देती हूँ. मैं कहती हूँ कि आप देखें, फर्स्ट हमारा एम ये है कि हम आपकी ओवुलेशन को प्रूव करें, हस्बैंड की स्पर्म्स की क्वालिटी इंप्रूव करें, आपको फर्टाइल पीरियड बताएं कि ये दिन है जिनमें आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं. इंटरेस्टिंगली काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जी महीने में ये चंद दिन ही हैं, 3-4 दिन जिनमें प्रेगनेंसी होने का चांस है, ना उसके आगे और ना उसके पीछे. तो उनको अगर वही आप काउंसिल कर दें, फिर मेंटल जो रिलैक्सेशन है, यू टेल देम टू गो ऑन अ हॉलिडे. जब वो रिलैक्स्ड होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, मेजॉरिटी प्रेग्नेंट हो जाएंगे. और जितना वो अपने उस पे दिमाग पे सवार करेंगे और स्ट्रेस हो रहे होंगे, प्रेगनेंसी समहाउ इज बिकॉज ऑफ अंडर इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स. तो स्ट्रेस से हमारे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं. सो दैट इज अनदर थिंग. थर्ड, मैंने कहती हूँ कि 3 महीने में हमारा ये टारगेट है. अगर इफ इट डजंट वर्क वी विल मूव ऑन टू दिस स्टेप. हम सारी चीजों को नए सिरे से देखेंगे. 6 महीने में ये टारगेट है, 9 मंथ्स में ये होना चाहिए, 1 साल में ये होना चाहिए. और अगर ये सही ट्रीटमेंट काम करी तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, और उनके पहले बच्चे हैं या नहीं, उन पे कितना टाइम प्रेशर या टाइम इफेक्ट है. तो विदाउट ड्यू, अगर मतलब एक पेशेंट के ऊपर अनएक्सप्लेन्ड है
ठीक है, हमें कोई वजह नहीं समझ आ रही, सब कुछ ठीक है. बहुत से इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि सब डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, स्पर्म्स भी ठीक है, अंडा भी बन रहा है, ट्यूब्स भी चेक हो गई, वो भी ठीक है, फिर क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही? तो समटाइम्स देन यू नीड टू लुक एट, लेकिन वो स्पेशलिस्ट ही देख सकता है, एट द माइन्यूट डिटेल्स, यानी जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक सर्वाइकल फैक्टर हॉस्टिलिटी होती है, यानी हो सकता है कि जो बच्चेदानी के मुंह में तेजाबियत इतनी हो कि स्पर्म्स बच्चेदानी के मुंह में मर जाती हो और ऊपर पहुंच ना सकती हो, तो आप वेजाइनल पीएच उसको चेंज करके देख सकते हैं. आप एक पोस्ट कॉइटल टेस्ट कर सकते हैं, विच इज कि आप आफ्टर इंटरकोर्स आप देखें कि बच्चेदानी के मुंह में इतने स्पर्म्स हरकत कर रहे हैं. अगर सारे डेड हो जाते हैं तो फिर यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. अगर वो आप 3 अटेम्प्ट्स करते हैं और आप देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो रही है, आपने स्पर्म्स प्रिपेयर करके अच्छे वाले जो हरकत कर रहे हैं स्पर्म्स अंदर इंजेक्ट किए हैं, और वे पेशेंट को कई दफा होता है कि उनकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो वीक होती है, यानी छोटी बात है लेकिन कोई फाइब्रॉइड्स हैं जो बच्चेदानी पथरीली है, तो मे बी वो फाइब्रॉइड्स रिमूव करें तो पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए. कई दफा ये होता है कि जो उसकी लाइनिंग है बच्चेदानी की वो इतनी कमजोर होती है कि वो प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर सकती, यानी प्रेगनेंसी प्री क्लिनिकल स्टेज पे जाया हो जाती है. उस केस में बच्चेदानी की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, तो उनको हम प्रोजेस्ट्रोजन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल देते हैं. लेकिन ये बड़ी डिटेल्ड और ये स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जो एज पर केस आप ट्राई करते हैं, और आगे फिर शिफा और बच्चा तो अल्लाह ने देना है, लेकिन यू गो टू द बेस्ट डॉक्टर हु ट्रायल्स द बेस्ट, आपको हर स्टेज पे कंसल्ट करके काउंसल करके सारे ऑप्शंस बता के, एंड स्टिल अगर अनएक्सप्लेन चल रही है और आपकी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी नहीं काम कर रही, तो आपको ये भी देखना है कि फीमेल पार्टनर की एज क्या है, बिकॉज अगर टाइम इज रनिंग आउट अराउंड, मैं जो ज़हन में एक रखती हूँ कि 35 से पहले पहले या तो प्रेगनेंसी हो जाए या पेशेंट को फिर आप आईवीएफ के लिए रेफर कर दें या इक्सी के लिए रेफर कर दें, बिकॉज उनके ये साल बड़े कीमती हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, सक्सेस रेट जो है दैट इज इन डिपेंड्स ऑन द कपल्स एज, ऑन द वुमन्स एज. और अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं मेल पार्टनर की भी एज इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली फीमेल की एज जो है उसमें द यंगर द वुमन द बेटर her chances, even spontaneous conception के भी और assisted reproduction के भी. So they are all related to the age. तो हमें किसी का टाइम ऐसे जाया नहीं करना चाहिए. We should tell them कि आपके पास ये ऑप्शन है, इसका बेस्ट सेंटर ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं और इसका सक्सेस रेट ये है. और obviously nothing is 100%. So इनकी सक्सेस रेट भी डिपेंडिंग ऑन द सेंटर्स, बेस्ट ऑफ सेंटर्स worldwide, they never claim a success rate more than 40%. लेकिन obviously when you are in that scenario, आप वो 40% चांस भी लेना चाहें या अवेल करना चाहें. So that should be encouraged. And I always sort of tell my patients कि आप इससे next step आपने जाना है, इससे next step जाना है. और कई दफा इंटरेस्टिंग ये होता है कि जब पेशेंट एक बीच में गैप मैं उनको देती हूँ कि आपने ये दवाइयाँ ली, आपने इतने 3-6 months से हमने अब आप यू नीड अ ब्रेक, आप 3 months ऑफ लें, सिर्फ अपने साइकिल की डेट नोट करें और अपना फर्टाइल पीरियड देखिए मिड साइकिल. और यू वुड नॉट बिलीव कि कितने सारे पेशेंट्स उन 3 months में प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं कि इस वक्त तो हमने छोड़ा था और हम सिर्फ नोट कर रहे थे पीरियड्स ओवरड्यू हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट किया और पॉजिटिव आ गए. सो इन माई माइंड इट इज ऑल्सो कि वो जो आपने क्यूमुलेटिव दवाई दी होती है फॉर से 3 to 6 months, उसका कैरी ऑन जो इफेक्ट है या जो उसका फायदा है, जो स्पर्म्स की आपने मोटिलिटी बेहतर करने की दवाई दी है, या जो हमने एग की इंप्रूवमेंट क्वालिटी बेहतर करने की दवाई दी है, या उसके हार्मोन्स को बेहतर करने की दवाई दी है, वो ये नहीं कि सिर्फ उसी साइकिल में हेल्प करती है जिसमें दी है, बल्कि उनका जो फायदा है वो अगले 3 से 6 महीने भी रहता है. सो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स बिकम प्रेग्नेंट जब वो दवाइयां फिनिश करते हैं, तो उस वक्त वो फिनिश तो नहीं कि हम गैप मैंने दिया होता है कि अच्छा इस वक्त आप रिलैक्स करें, चिल करें और 3 months 6 months वेट करें, और उस टाइम पीरियड में वो प्रेग्नेंट होके आ जाती हैं. So, I mean, this is just my clinical experience, but I think research worldwide supports this also. कि आप किसी की जब सारे और obviously healthy lifestyle, weight reduction जो हमारी खवातीन बड़ी ही मुश्किल से करती हैं, लेकिन करती हैं तो उसका फायदा जरूर होता है. इस there एक word of caution कि जो प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट से होती है, यानी आपने दवाइयां ली और आपकी प्रेगनेंसी हुई, स्पेसिफिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि काफी कॉमन होता जा रहा है आजकल.
तो इसमें मिस कैरेज का भी रिस्क होता है. बेसिकली इसमें हमें प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करना होता है क्योंकि इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं. प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है लेकिन प्रेगनेंसी को उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही होती जो एक नेचुरल अच्छे एक्स के साथ मिलनी चाहिए. सो इन देम वी हैव टू गिव ल्यूटियर फेज सपोर्ट, और उन्हें हम अगर हमने कोई ग्लूकोफेज या इस किस्म की दवाई, या फॉर एग्जांपल हमने उनके हार्मोन्स को ठीक करने के लिए कई दफा मैंने प्रोलैक्टिन को ठीक करने की दवाई दी होती है, तो पहले हम कहा करते थे कि जी जैसी प्रेगनेंसी शुरू आप ये दवाइयां छोड़ दें. लेकिन अब मैंने पिछले चंद साल की प्रैक्टिस में ये चीजें आई हैं सामने, और दुनिया ने कहा और हमने भी फिर उसको फॉलो किया है कि आप उन दवाइयों को पहले 3 माह भी जारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोफेज शुरू की है पीसीओ में तो उसको आप 3 मंथ्स तक जारी रखें, बिकॉज उसके जो मेटाबॉलिक फायदे हैं, ताकि 3 मंथ्स इज द क्रिटिकल टाइम पीरियड फॉर एनी प्रेगनेंसी. उसमें जैसे ऐसे है कि आपने एक पौधा लगाया है और वो पौधा पक्का होता है या उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जब एक दफा इसमें बच्चे में हार्ट बीट आ जाएगी, इसकी जड़ें पक्की हो जाएंगी, तो फिर तो वो प्रेगनेंसी चल पड़ेगी. लेकिन टिल सच टाइम हमें उसकी ज्यादा केयर की जरूरत है. तो हमने अगर कोई ताकत की दवाइयां दी नहीं है तो हम उनको 3 मंथ्स कंटिन्यू कर लें ताकि एक दफा प्रेगनेंसी पक्की हो जाए और उसके अंदर कोई हमें प्रॉब्लम ना हो. सो दिस इज मैंने इन समराइज करके आपको फर्टिलिटी के फैक्टर्स, उनकी इन्वेस्टिगेशंस, उनका वर्कअप, उनकी मैनेजमेंट ऑन अ ब्रॉड बेस्ड विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक नेम्स, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ध्यान में रखें. और फिर कुछ कपल्स में जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड वजह निकल आती है उनमें हमें फिर उस स्पेशल वजह के लिहाज से ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. सो ट्रीटमेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड टू द कपल. ट्रीटमेंट की ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही ट्रीटमेंट सब पे फिट कर दें. इसमें इतनी माइन्यूट छोटे छोटे फैक्टर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल कजन मैरिज आ जाता है, इसमें लाइफस्टाइल आ जाता है, इसमें हस्बैंड का, जैसे मैंने कहा कि उसकी अवेलेबिलिटी साल में 1-2 महीने हो, और ये हमारे बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज इतने सारे पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर कमाई के लिए गए हुए हैं, तो उनकी ये पीछे से एक स्पेसिफिक सिनारियो आ जाता है कि उनको हमें उस सिनारियो में हेल्प करना है. सो आई वुड अर्ज कि अगर किसी को फील होता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो उनको एडवाइस दी गई है, या वो एडवाइस उनको लगता है कि उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है फॉर देयर प्रॉब्लम, या उनको हेल्प नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, तो दे शुड सीक ऑल्टरनेट ओपिनियन. आई नेवर माइंड कि अगर मेरे पेशेंट्स जाके किसी से दूसरा तीसरा ओपिनियन ले लें, बिकॉज आई फील माई सेल्फ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अगर बहुत तसल्ली हो तो एक डॉक्टर, वरना एक से दूसरा, मतलब जस्ट. और ये भी ना करें कि कंफ्यूज हो, बिकॉज पहले आप अपने आप को खुद एजुकेट करें, आप खुद इस चीज को समझें, और फिर आप अगर किसी से ओपिनियन लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे. वरना ये क्या, आमतौर पर ये भी हमारे यहाँ क्लिनिकल सिनारियो होता है कि लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई मशवरा दे देता है, जो दूसरे के पास जाते हैं वो कोई और ही बात कर देता है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन चीज जो मैं प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, बट वन कॉमन थिंग आई शेयर इज कि आएंगे और कहेंगे कि जी उन्होंने कहा कि आपके अंदर ना वो पानी की थैलियां बनी हुई हैं, और ना वो थैली जो फटने को है और वो ऑपरेशन करना है, और मैं अल्ट्रासाउंड रिपीट करूंगी और वो कोई भी सिस्ट नहीं होगी. सो देन ऐसे कि ये नहीं कि किसी ने झूठ बोला होगा, बट ऐसे कि जो सिस्ट हैं ये हर महीने ओवरी में अंडा बनता है. जब वो अंडा रिलीज होता है तो उसके फॉल में पानी रह सकता है, और वो पानी एक सिस्ट की शक्ल में नजर आ सकता है. एंड इन 90% ऑफ द केसेस वो पानी खुद ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो सिस्ट गायब हो जाती है. आप उसको 2-3 मंथ्स फॉलो करें तो वो सिस्ट गायब हो जाएगी. तो मैं ऐसे कहती हूँ कि ना तो मैं गलत कह रही हूँ कि अब सिस्ट नहीं है, ना वो डॉक्टर गलत कह रही होगी कि सिस्ट तब होगी, लेकिन शुक्र है कि अब ओवरी की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है. और ऑब्वियसली कुछ सिस्ट होती हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनकी नौयत इतनी सिंपल नहीं होती, और उनको फिर उनके लिए मजीद टेस्ट करवाने पड़ते हैं. लेकिन 90% केसेस में ये सिस्ट छोटी मोटी फाइब्रॉइड है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वर्म फैल गया है पेट में, ये ऐसी नॉन स्पेसिफिक नॉन साइंटिफिक किस्म की बातें, इन पे प्लीज यकीन ना करें. अपना माइंड यूज करें. आजकल सबको इतना एजुकेशन की फैसिलिटी है, आप नेट पे देख सकते हैं, आप एक चीज को समझ सकते हैं, और मजीद बल्कि मुझे तो मेरे पेशेंट्स आके एजुकेट करते हैं कि डॉक्टर साहब ये वाली दवाई तो सुने कि इसकी ये भी साइड इफेक्ट हो गया है, तो फिर मैं जाके बल्कि रीड करती हूँ. सो दे कीप मी अप टू डेट, एंड वी ऑल कीप in line with the modern managements and the modern treatments, up to date guidelines जो different Royal College of UK की हो जाएं,
एशरे की हो जाए, नाइस गाइडलाइंस हो जाए, बट देन एनी गाइडलाइन हमने उसको अंधाधुंध फॉलो नहीं करना। हमने जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसको अपनी पॉपुलेशन पे, अपने लोगों पे अप्लाई करके, और जो हमारा कोई जो भी एक्सपीरियंस है 25 साल का या 20 साल का, उसकी रोशनी में वी शुड ट्राई एंड ऑफर द बेस्ट हेल्प टू द कपल्स जो हमारे पास आ रहे हैं फॉर फर्टिलिटी। एंड आई थिंक जब अच्छी नीयत से कोशिश की जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सक्सेसफुल। एंड ऑब्वियसली अगर ना सक्सेस हो तो other things can be looked at. But alhamdulillah I find कि मेरी जो maximum patients हैं वो infertility के हैं, और in spite of the fact कि मैं अभी तक ये IVF नहीं करती, but a lot of them just get treated by simple measures जो मैंने आपके साथ discuss किया। Thank you. और सारे क्वेश्चंस जो हम इस वक्त एड्रेस ना कर सके हो, आई कैन आंसर देम। अगर आप ऑनलाइन भी भेजें या मेरा ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर कर लेंगे, सो यू कैन ईमेल मी आल्सो एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। एनी सेशन कर दिया।